हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 7 ऑफ पॉलिटी फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म अगर वर्ड है तो वर्ड फेडरलिज्म आया कहाँ से है। ठीक है, तो पहली बात है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइड टू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, ये ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसपे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ना एक ही फॉर्म के गवर्नमेंट का पावर होता है। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि सेंटर पे भी पावर है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्रोल करते हैं, स्टेट पे पावर होता है जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं, उसके बाद लोकल लेवल पे भी पावर होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है कि फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, फेडरलिज्म में क्या होता है, सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट दैट आर फाउंड इन मोस्ट फेडरल कंट्रीज। अब देखो फेडरल कंट्रीज में क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिलते हैं, मतलब ऐसा क्या क्या कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार हम सब किसी भी देश को फेडरलिज्म के तौर पे बोल सकते हैं कि ये देश फेडरल है। ठीक है, तो वो होता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत दो या उसके बाद के लेवल भी गवर्नमेंट हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि स्टेट हो, लोकल हो, सेंटर हो, तो वैसा नहीं। ठीक है, और द पीपुल लाइकवाइज हैव अदर टू आइडेंटिटीज एंड लॉयलिटीज, टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयलिटीज। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम बिहार के हैं, तो हम क्या कहेंगे अपने आप को, पहले बिहारी भी कहेंगे और इंडियन भी कहेंगे। ठीक है, तो हमारा दो तरीके का आइडेंटिटी हुआ, लॉयलिटीज हुआ, विच गवर्नमेंट विल हैव हाउ मच पावर एंड व्हाट ऑथोरिटी। और इसमें ये भी डिसाइड होता है कि किस गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा और कितना ऑथोरिटी होगा। To prevent conflict between the center and state, there is independent judiciary to settle dispute। और इसी के लिए तो इन दोनों के बीच में जो भी कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए तो हमारे जुडिशियरी के पास काम ही है कि उनके जुडिशियरी का जो आपको बताए थे ना कि जुडिशियरी का वर्क होता है कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का वर्क होता है। कोई भी फेडरल कंट्री में ना वर्ल्ड के फंक्शन स्मूथली ओनली व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और कोई भी अगर कंट्री है वर्ल्ड का, अगर उसमें काम किस तरीके से अच्छी तरीके से हो सकता है, तभी अच्छी तरीके से हो सकता है जब सेंटर और स्टेट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो और कोऑपरेशन हो। कि सेंटर कुछ और ही बोले जा रहे हैं, स्टेट कुछ और ही किए जा रहे हैं, तो उसमें फेडरलिज्म नहीं होने वाला है, वो फेडरलिज्म अच्छी तरीके से नहीं चलने वाला है। ठीक है, if the mutual cooperation and trust country is not able to function smoothly and further breaks into many small pieces। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, कंट्री और ब्रेक होता चला जाएगा, तो ये फेडरलिज्म नहीं हुआ, ये तो फिर छोटी छोटी खंड में टूट जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फेडरलिज्म में किस तौर पे होगा कि हाँ गवर्नमेंट का पार्ट होगा, दो पार्ट होंगे, बट दो या दो से ज्यादा पार्ट होंगे, पर उनके बीच में ना कोऑपरेशन रहेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा कि हाँ इनका बात, ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ये गलत नहीं कर रहे, इनके बात को सुना जाएगा और वही चीज इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ही सही होगा। ठीक है, फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है, should give a little more power to the central government than the state government so that our country can function well। तो हमारे जो कंट्री में, हमारे जो कंट्री के जो बनाया गया था हमारे कंट्री में, तो उसमें क्या हुआ था कि ना बताया गया था कि इसमें ना क्या किया गया था, थोड़ा ज्यादा पावर किसको दे दिया गया था, सेंटर को दे दिया था, ताकि ना हमारा सेंटर स्ट्रांग हो और वो ना टूटने ना दे। ठीक है, टूटने ना दे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसीलिए हमारा जो पहला आर्टिकल, इसमें क्या कहा जाता है, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। तो हमारा पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल क्या है कि इंडिया जो भारत है वो किसका है, यूनियन ऑफ स्टेट का खंड है। ठीक है, इसी हिसाब से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे है, फेडरलिज्म के हिसाब से है। तो डिवीजन ऑफ पावर, उसके बाद क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। तो डिवीजन ऑफ पावर में ना ये बताया गया कि गवर्नमेंट हमारे 7th लिस्ट में दिया गया है, उसमें बताया गया कि डिवीजन ऑफ पावर होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर किस हिसाब से होगा, यूनियन लिस्ट के हिसाब से, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से। इसमें बताया जाएगा कि यूनियन के पास कौन कौन से पावर है, स्टेट में कौन कौन से पावर है और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से पावर है। इसमें अगर कोई भी मतभेद होता है कंकरेंट लिस्ट में, तो उसमें क्या होता है कि सेंटर का जो भी पावर होता है वो प्रिवेल करता है। देखो द लिस्ट अंडर द काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यूनियन लिस्ट क्या होता है, अब देखो यूनियन लिस्ट होता क्या है, यूनियन लिस्ट वो होता है जिसमें ना सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है। ठीक है, सिंपल बात। और इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक, और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, डिफेंस होते हैं, एटॉमिक एनर्जी होते हैं, वॉर होते हैं, पीस होता है, बैंकिंग, रेलवे, ये सब होते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉ ऑन दिस मैटर, और इसमें क्या होता है, यूनियन लेजिस्लेचर ही अकेले बना लेते हैं, इसमें जितना भी इनको नियम कानून बनाना होता है वो अकेले बना लेते हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या
क्या होता है, इसमें जो भी काम होता है स्टेट के अंदर आता है, ये स्टेट का है, स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर आते हैं, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्वियर, स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टेट के लेजिस्लेचर इसमें इस मैटर पे लॉ बनाते हैं। बोथ द यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर इसमें इसके कंकरेंट लिस्ट पे बना सकते हैं लॉ, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर उसमें क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट में ना जो भी सेंटर का होगा वो सेंटर का प्रिवेल करेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें ही इंक्लूड कौन कौन से हैं, एजुकेशन हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो, जीएसटी हो, फॉरेस्ट हो, ये सब इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि टाइप्स ऑफ मैटर, न्यू टाइप्स ऑफ मैटर। अब देखो न्यू टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो फेडरलिज्म में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो हमारा जो है उसमें क्या है कि जो हमारा ना सेंटर का ऑथोरिटी ना स्टेट से ज्यादा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम प्रिवेल होता है तो उसमें क्या किया जाता है, स्टेट से ज्यादा सेंटर का सुना जाता है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि क्यों क्रिएट किया जाना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को। अब देखो इसका कोई बात तो होगा तभी ना क्रिएट किया गया है। तो इसमें होता है कि स्टेट के हैंड में ना, स्टेट किसके अंदर रहेगा, सेंट्रल के अंदर। पार्लियामेंट एम्पावर होंगे न्यू स्टेट के फॉर्मेशन में और प्रिपरेशन किसी टेरिटरी को लेके। इट कैन बी ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट ऑफ इट्स नेम। तो इसमें क्या क्या होता है कि किससे पता चलता है कि हम सबको कि सेंटर, हमारा सेंटर स्ट्रांग है किस किस चीजों से, इससे कि ना सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट के मुताबिक, और सेंटर ना कोई भी स्टेट को तोड़ सकता है, उसको फिर क्या कहता है, या फिर सेपरेट कर सकता है या फिर जोड़ सकता है, ठीक है। वो उसका नाम चेंज कर सकता है। इमरजेंसी के समय सारा पावर सेंटर के पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वो रिवेन्यू सोर्स उनके पास होता है, ठीक है, वो देते हैं रिवेन्यू। स्टेट नीड लोन देन इट हैज डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट को लोन चाहिए होता है तो वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट हैज सर्टेन पावर टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ कुछ पावर ऐसे भी होते हैं जिसमें ना स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है। गवर्नर अगर बोलेंगे, गवर्नर के पास ये पावर होता है, ठीक है। गवर्नर अगर बोलेंगे कि यहाँ पे ना स्टेट मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो उसमें क्या होगा कि स्टेट को ना डिसॉल्व कर दिया जा सकता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। द गवर्नर हैज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, और गवर्नमेंट किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। बहुत सारी टाइम ऐसा सिचुएशन देखा गया है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ना लेजिस्लेट करते हैं स्टेट इश्यूज पे और राज्यसभा अप्रूव द मूव्स, और इसमें ना राज्यसभा अप्रूव करती है, क्योंकि राज्यसभा स्टेट हाउस होते हैं, स्टेट के लिए बने होते हैं, तो हाउस ऑफ, तो फिर उसी लिए ना स्टेट अगर राज्यसभा अगर कोई भी चीज को अलाउ कर देंगे तो फिर वो चीज हो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑल इंडिया सर्विसेज किसके कंट्रोल में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, सेंटर के कंट्रोल में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन नाइदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉट दे कैन रिमूव द ऑफिसर फ्रॉम द सर्विसेज। और स्टेट गवर्नमेंट का ना कोई काम नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाह के भी ना आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर को हटा नहीं सकते उनके पद से, उनको कुछ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि सेंटर प्रिवेल किया, क्योंकि उनको सेंटर भेजते हैं तो सेंटर ही प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। कंफ्लिक्ट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। अब देखो इसकी वजह से कंफ्लिक्ट भी हो जाता है, अगर आपके पास ज्यादा पावर होंगे और आप ना मतलब कि इतना पावर अगर सेंटर के पास होगा तो स्टेट का कुछ नहीं सुना जाएगा, ठीक है। स्टेट का सुना नहीं जा रहा तो स्टेट तो कंफ्लिक्ट करेगा। स्टेट को बहुत सारी चीज में स्टेट को भी चाहिए कि उनको भी ऑथोरिटी मिले, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑथोरिटी और पावर के लिए क्या करेंगे, कंफ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बारे में तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, ठीक है। ड्यू टू विच देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ द सेम पार्टी इन द सेंटर एंड स्टेट दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों पार्टी, देखो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी वही पार्टी रहे और स्टेट लेवल पे भी वही पार्टी रहे। सोच लो कि बीजेपी सेंटर में है तो ऐसे ही बीजेपी हो यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोनों ना मिल के काम कर लेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो इन दोनों में कंफ्लिक्ट नहीं होने वाला। पर अगर डिफरेंट पार्टीज है तो डिफरेंट पार्टीज में कंफ्लिक्ट होगा ही, क्योंकि वो उनका सुनेंगे नहीं और फिर डिफरेंट पार्टी में कंफ्लिक्ट होता रहेगा। इन सच ए सिचुएशन देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कंफ्लिक्ट। इसीलिए ना इसके लिए क्या बनाया गया था, सेंटर स्टेट, इन दोनों के जो कंफ्लिक्ट हो रहा था तो इन कंफ्लिक्ट को कौन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो इस दोनों में फिर कंफ्लिक्ट हो जाता है तो कंफ्लिक्ट को कौन सॉल्व करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सॉल्व करता है। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। अब देखो
जो क्या कहते हैं हमारा स्टेट है वो ऑटोनॉमी के लिए डिमांड करता है, उनको भी चाहिए ऑटोनॉमी। फर्स्ट द डिवीजन ऑफ पावर शुड बी चेंज इन फेवर ऑफ द स्टेट एंड मोर पावर एंड इम्पोर्टेंट पावर असाइन टू द स्टेट। तो उससे क्या होता है, स्टेट डिमांड करता है, स्टेट क्या क्या डिमांड कर रहे हैं कि ना उनको ज्यादा पावर मिलना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पावर मिलना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल ये सब पार्टी बोले हैं, ये सब पार्टी बोले हैं कि ना उनको ज्यादा पावर देना चाहिए, स्टेट को ज्यादा पावर दो, सेंटर को छोड़ दो, सेंटर को पावर न दो, ठीक है। सेकंड, स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू, और बोला गया है कि ना स्टेट को छोड़ दिया जाए, उनका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू हो, वो कि फाइनेंस के लिए ना गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, वो ये चीज भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड उनका डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हो स्टेट का वो ना स्टेट के अंडर में हो, स्टेट मशीनरी का जो हो उसके अंडर में हो, सेंट्रल मशीनरी ना आए कि ना उसको स्टेट गवर्नमेंट हटा नहीं सकते तो सेंटर का वो सुनेगा, स्टेट का तो सुनेगा ही नहीं, तो फिर ऐसा अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी डिमांड में बी रिलेटेड टू कल्चर एंड लिंग्विस्टिक इशू, लिंग्विस्टिक इशू और कल्चरल इशूज पे भी इन दोनों का कभी कभी बहस हो जाता है। अब रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल, देखो क्या होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। अब देखो कौन कौन पीपल गवर्नर बन सकते हैं। पहली बात जो रोल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल के बारे में देखो, गवर्नर रूल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थी कि कौन कौन गवर्नर बन सकते हैं। मिलिट्री ऑफिसर हो, सिविल सर्वेंट हो, पॉलिटिशियन हो, ये सब गवर्नर नहीं बन सकते, ठीक है। जो भी क्या कहते हैं ये सब ना अगर होल्ड किए रहेंगे कोई भी पावर अगर, तो वो सब ना गवर्नमेंट नहीं बन सकते हैं, गवर्नर नहीं बन सकते। रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, ये चीज अच्छी तरीके से पता है। गवर्नर क्या करता है, इंटरफेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इंटरफेरेंस। अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम सही तरीके से नहीं चल रहा है, अगर गवर्नर को ऐसा लग रहा है तो गवर्नर क्या कर देंगे, वो चीज को प्रेसिडेंट को पहुंचा देंगे और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अपना लेंगे, ठीक है। सरकारी कमीशन इसमें बनाया गया था स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में, वो सबमिट किया था अपना रिपोर्ट। उसमें ये बताया गया था कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन को अच्छी तरीके से बनाने के लिए गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन। तो गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए कि ना वो ना ये नहीं सोचे कि वो सेंटर का है तो सेंटर के हिसाब से काम करेगा, उसको ऐसा होना चाहिए कि स्टेट में भी काम करे तो स्टेट के लिए जो भलाई का काम हो वो करना चाहिए, ठीक है। उसमें ये चीज बताया गया था। प्रेसिडेंट का पावर क्या है, आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट का पावर है कि ना वो अगर गवर्नमेंट ऐसा बता रही कि कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिससे ना स्टेट मशीनरी काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रेसिडेंट का काम है, ठीक है। प्रेसिडेंट का पावर है, ठीक है, आर्टिकल 356 के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है उस टाइम में डिसमिस हो जाते हैं और फिर ना ये हुआ है 1959 विदाउट टेस्टिंग देयर मेजोरिटी, ये 1959 में ऐसा हुआ भी है, वहाँ पे उनका मेजोरिटी टेस्ट भी नहीं किया गया स्टेट गवर्नमेंट का और उनको हटा दिया गया, ये देखा भी नहीं गया कि हाँ वो बनाने लायक है कि नहीं है, उनको हटा दिया गया सिर्फ गवर्नर के एडवाइस पे, ठीक है। ऐसा हम सब लेटेस्ट एग्जाम्पल देखे मणिपुर में, जब बीजेपी पार्टी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली द स्टेट गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड एंड प्रेसिडेंट बीजेपी पार्टी हैविंग अ मेजोरिटी इन द मणिपुर लेजिस्लेटिव। तो उसमें क्या किया गया है कि ना हम सब मणिपुर में भी ऐसा केस देखे जहाँ पे ना गवर्नर के कहने पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिमांड फॉर न्यू स्टेट। अब इससे डिमांड भी उठे हैं कभी कभी ना न्यू स्टेट को लेके, ठीक है। 1953 के बाद ना गवर्नमेंट सेटअप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के बाद बना। उसमें बताया गया था कि ना 1956 में गवर्नमेंट वेदर स्टेट कैन बी क्रिएटेड आवर कंट्री बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और उसमें ना 1956 में जब ये हुआ था तो उसमें ना कंफ्लिक्ट 53 में जब ये हुआ था तो कंफ्लिक्ट हो रहा था कि हमको ना लिंग्विस्टिक के तौर पे ये चाहिए स्टेट चाहिए, तो उस पे ना कंफ्लिक्ट होने लगा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या किसी भी स्टेट को बनाना सही होगा। तो ऐसा ना डिमांड, तो फिर उनके बाद ना फिर ऐसा हुआ था कि ना हंगर स्ट्राइक के बाद ना फिर फर्स्ट स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक तौर पे बना था। उसके बाद फिर हमारे देश में ना लिंग्विस्टिक तौर पे बनने लगे स्टेट, ठीक है। कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज, ठीक है।
इंटर स्टेट कंफ्लिक्ट भी होता है कभी कभी। ऐसा नहीं होता है कि अब देखो सेंटर के बारे में हम सब जान लिए कि सेंटर के साथ कंफ्लिक्ट होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि स्टेट स्टेट के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होता, कभी कभी ना स्टेट स्टेट के बीच में भी कंफ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ना हर वक्त आप देखते होंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है। उनका बोला जाता है कि मेरा सीमा यहाँ तक है तो मेरा सीमा यहाँ तक है। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि कावेरी वाटर को लेके हो, कृष्णा वाटर को लेके हो, गोदावरी वाटर को लेके हो, तो इसमें ना क्या हो जाता है, वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी के पानी को लेके हर वक्त डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फाइट होता रहता है कृष्णा और गोदावरी रिवर को लेके। कभी कभी रिसोर्स को लेके भी ना फाइट होते हैं, रिसोर्स मिनरल्स अगर कहीं पे ज्यादा है और फिर उस चीज को लेके भी फाइट होते रहते हैं स्टेट में। ठीक है, मतलब कि कंफ्लिक्ट होते रहते हैं। अब क्या है स्पेशल प्रोविजन। अब स्पेशल प्रोविजन क्या क्या है, ठीक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना उनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, चाहे वो असम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, इन सबको क्या है, ये हिली रीजन है ना, तो इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 370 के तौर पे ना हमारे जम्मू एंड कश्मीर को भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। ठीक है, पर ना हमारे 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया था, आर्टिकल 370 को परमानेंटली एबोलाइज कर दिया गया था। ठीक है, देखो कुछ कुछ ऐसा बताया गया है कि जैसे कहीं कहीं पे ना हमारे देश को, जैसे हमारे स्टेट में ना किसी में कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि हमारे स्टेट को ना प्रिविलेज भी दिया जा रहा है। ठीक है, उस चीज को लेके बताया जा रहा है। तो इसमें हम सब ये देखें कि फेडरलिज्म होता क्या है, इस चैप्टर में हम सब ये देखें कि फेडरलिज्म होता क्या है, इसमें किसका पावर ज्यादा प्रिवेल करता है, सेंट्रल लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है, स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे कंफ्लिक्ट होता है, स्टेट के बीच में कैसे कंफ्लिक्ट होता है, कुछ स्टेट को ज्यादा पावर भी मिला हुआ है, वो सब चीज के बारे में हम सब देखें। ठीक है, तो ये चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने का कोशिश करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप हम कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।